Hello students, welcome to Limba classes. My name is Mohit Limba. So today we are going to discuss a topic which is highly important for your exam. जो टॉपिक है जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो आपके एमए हिस्ट्री इग्नू में भी काम आएगा, और अगर आप कोई और भी यूनिवर्सिटी से है जहाँ पे आपका हिस्टोरियोग्राफी पढ़ाया जाता है तो उसमें भी काम आएगा। तो अभी हम बात करें इग्नू एमए हिस्ट्री की। आपका सेकेंड ईयर में जो सब्जेक्ट कोड है MHS03 एमए फाइनल ईयर में, इसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है उपनिवेशवादी इतिहास लेखन। इतिहास लेखन जब हम पढ़ते हैं तो हम चलो इस लेक्चर में फिर से आपको थोड़ा सा रिवाइज़ करा देते हैं कि हिस्ट्री राइटिंग होता क्या है। देखिए, कुछ इवेंट्स होते हैं, जो इतिहास में कुछ घटनाएं हुई हैं, उस घटना से रिलेटेड जो हमारे पास तथ्य होते हैं, जो हमारे पास फैक्ट्स होते हैं, जो हमारे पास एविडेंसेस होते हैं, जो साक्ष्य होते हैं, उसको मद्देनज़र रखते हुए, उनकी घटनाओं को एक साथ जोड़ते हुए उसके बारे में लिखना, उसके बारे में हम अपनी कल्पनाओं को व्यक्त करना। कल्पनाएँ इन द सेंस कि वो पूरी तरीके से क्या होगी कि कल्पना पर आधारित नहीं होगी, वो साक्ष्य पर आधारित होगी। हमें कुछ एविडेंस मिले तो हमने ये सोचा कि ये हमने मतलब इतिहासकार ने सोचा कि ये चीज़ें ऐसे-ऐसे हुई थी। अब पर्टिकुलर कोई मान लीजिए कि एक कोई मूर्ति मिल गई है किसी भी टाइम पीरियड में, तो माना कि अगर वो मूर्ति किसी माता की है, किसी हिंदू धर्म से रिलेटेड है या फिर किसी की भी है, तो हम मानेंगे कि उस समय पर इस धर्म का प्रभाव था, इस धर्म की पूजा की जाती थी। इस तरीके से क्या इतिहास लेखन किया जाता है कि तथ्यों को आधार पर रखकर, तथ्य और साक्ष्य को मद्देनज़र रखकर, घटनाओं को जोड़ते हुए, साक्ष्यों के आधार पर इतिहास का लेखन, उसे ही हम कहते हैं इतिहास लेखन। तो आज जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं वो है उपनिवेशवादी इतिहास लेखन। मतलब कॉलोनियल जो हिस्टोरियन थे जिन्होंने हिस्ट्री राइटिंग की है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो क्या था उपनिवेशवादी इतिहास लेखन और कैसे ये किया गया और इसकी क्या विशेषताएं हैं। देखिए, ये नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स हैं, क्लास के नोट्स हैं। तो इसी को मैंने सोचा कि थोड़ा समझा दें, क्योंकि बुक वाली जो लैंग्वेज है आपको समझ में आएंगी नहीं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट लैंग्वेज है। तो बहुत ही ईज़ी वर्ड्स में मैंने समझाने का ट्राई किया। आप बताइएगा, अपने रिव्यू दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। तो शुरू करते हैं इस लेक्चर को। उपनिवेशवादी इतिहास लेखन जो ब्रिटिश का टाइम पीरियड था, उसमें जो हिस्ट्री राइटिंग करते थे, जो हिस्टोरियंस होते थे, वो कौन होते थे? गवर्नमेंट ऑफिसर होते थे। मतलब जो अंग्रेजी अधिकारी होते थे, इंग्लिश ऑफिसर्स होते थे, वो ही हिस्ट्री राइटिंग करते थे। और ऑब्वियसली जो अब मानो कि जो इतिहास लेखन ही कौन कर रहा है? अंग्रेज अधिकारी, है ना, ब्रिटिश ऑफिसर कर रहे हैं। तो वो हिस्ट्री राइटिंग किस तरीके से करेंगे? वो उसी तरीके से करेंगे कि जो ब्रिटेन की महिमा का बखान कर सके। मतलब कि हर एक चीज़ में जो ब्रिटिशर्स थे वो सही थे, वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं। तो वो जो भी चीज़ें हैं वो ब्रिटिश जो कॉलोनियल सिस्टम है या फिर उन जो ब्रिटिश कॉलोनियल पावर है उसके प्रति उनका एक झुकाव सा दिखेगा हमें, है ना। तो इसी तरीके से हम देखेंगे, आगे पढ़ेंगे कि उस समय उपनिवेशवादी इतिहास का अर्थ इतिहास में निहित स्कूल की अपेक्षा उसके विषय से रिलेटेड था। उपनिवेशवादी इतिहास लेखन में देखो, मैंने ये फ्लो चार्ट बनाया, ये आपके एग्जाम में बना के आना है। तो क्या क्या मतलब मेन पॉइंट्स है, क्या एम था इसका? ये साम्राज्य निर्माण पर बल करते देते थे, अंग्रेजी शासन को नियोजित ठहराते थे। तो मैंने आपको पहले बता दिया कि जब इतिहास लेखन ही किया जा रहा है अंग्रेजी अधिकारियों द्वारा, ब्रिटिश ऑफिसर्स द्वारा, तो वो तो यही कहेंगे ना, जो हम शासन कर रहे हैं वो बिल्कुल सही था। जो हमने शासन किया है आप लोगों के लिए किया है, आपके कल्याण के लिए किया है। हमने तो आपको क्या किया है कि आप तो बिल्कुल पिछड़े हुए लोग थे, आपको तो कोई ज्ञान नहीं था, आपको नॉलेज नहीं थी, आपके पास ना तो साइंस थी, ना टेक्नोलॉजी थी, ना कोई डेवलपमेंट था। आप तो वो थे लोग जो कि पर्टिकुलर कोई भी शासक वर्ग थे। मतलब इतने टाइम से आपके ऊपर शासन ही किया जाता रहा है ना। आपके पहले आप मानोगे हिंदू राजाओं का शासन था। मेडाइवल में आप पढ़ोगे तो क्या दिल्ली सल्तनत आ गई थी, मुग़ल शासक आ गए थे। आप पे तो सर हमेशा से राज ही किया जा रहा है। हम तो आए, हमने तो आपका बल्कि कल्याण किया है, हमने आपका विकास किया है, हमने आपका डेवलपमेंट किया है। हमने तो यहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेके आए, हमने ट्रेड को प्रमोट किया, हमने आपके यहाँ रेलवे बिछा दी, हमने यहाँ पे आपके यहाँ ट्रांसपोर्टेशन को प्रमोट किया, हमने तो आपके लाइफस्टाइल को बेटर किया है। और आप हमें कह रहे हो कि हमने आपका क्या किया? शोषण किया। आप तो बिल्कुल ही मतलब कोई इज्जत ही नहीं दे रहे हो। ये तो इस तरीके से ही कहेंगे। समझ रहे हो आप कि अंग्रेजी अधिकारी क्या करेंगे? उपनिवेशवादी इतिहास लेखन में जो इतिहासकार कहेंगे कि जो अंग्रेजी शासन था वो बहुत ही न्यायोचित था, बहुत ही जस्टिफाई
इन्होंने किया था अपने शासन में, मतलब जस्टिस दिया था और बहुत ही लोगों को डेवलपमेंट किया था, कल्याण किया था, बहुत ही सर्विसेज दी थी इंडिया में आके इन्होंने। तो आपका कल्याण के आपको तो थैंकफुल होना चाहिए। और आप यहाँ पे सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन चला रहे हो यार, आप यहाँ पे भारत छोड़ो आंदोलन चला रहे हो। तो देखिए, भारतीय समाज एवं संस्कृति की आलोचना की थी और अपमान किया था। ऑब्वियसली ये तो कहेंगे ना कि आपका जो कल्चर ही नहीं था, आप तो, आपका कल्चर तो कुछ था ही नहीं, आपके ना तो कोई कल्चर था, ना आपकी कोई सोसाइटी थी, ना आप यहाँ पे कोई एजुकेटेड वर्क था। हम यहाँ पे आए, यहाँ पे एजुकेशन पॉलिसीज चलाई हमने अलग अलग, है ना, वुड डिस्पैच लेके आए, अलग अलग चीज़ें लेके आए, जिससे कि आप प्राइमरी लेवल पे एजुकेशन को प्रमोट किया हमने मदर टंग लैंग्वेज में, आपकी मातृभाषा में। फिर जब आप बड़े हुए तो हमने जो सेकेंडरी एजुकेशन है, हायर सेकेंडरी एजुकेशन है, सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन, वहाँ पर हमने क्या किया, इंग्लिश जो लैंग्वेज को प्रमोट किया एजुकेशन में। बाद में आप यूनिवर्सिटी में गए तो हमने यहाँ पे यूनिवर्सिटी बनाई आपके कलकत्ता में, बॉम्बे में, और आप मद्रास तक हमने हर जगह में आपके यहाँ यूनिवर्सिटी बना के दी, आपको पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं। और आप कह रहे हो कि हमने आपकी संस्कृति को क्या किया कि मतलब उजाड़ दिया है, डिस्ट्रॉय कर दिया है। और जबकि ये इतिहासकार हमेशा, मैं आपको बता के चलूँ कि ये इतिहासकार है जो उपनिवेशवादी वाले इतिहासकार है, ये हमेशा से इसी तरीके से इतिहास लेखन करेंगे जिसमें भारतीय संस्कृति का अपमान होगा, भारतीय समाज का, इंडियन सोसाइटी का क्या होगा, अपमान होगा, इसको क्रिटिसाइज़ करेंगे और यही कहेंगे कि जो साम्राज्य निर्माण पर बल देंगे और अंग्रेजी शासन को न्यायोचित ठहराएंगे। और ये उन लोगों की तारीफ़ करेंगे जो भारत को जीते हैं, ठीक है। और ये इसमें विचारात्मकता चेतना का अभाव था, मतलब ये थॉट प्रोसेस में इसमें कहीं ना कहीं कमी है। पहले से आप ऑब्वियसली आप ऑफिसर हो, आप किसी पर्टिकुलर कंपनी में, मान लो, अब आपको एग्जांपल समझाओ, अब आप जिस कंपनी में जॉब करते हैं आप उसके तो कहोगे ना, हाँ हाँ बढ़िया है बढ़िया, सबके सामने तो यही कहोगे, भले आपको पीठ पीछे आपको पता हो कि क्या सच्चाई है। तो ब्रिटिश ऑफिसर ही जब हिस्ट्री राइटिंग करेंगे तो वो तो ब्रिटिश जो कॉलोनी है, जो ब्रिटिश पावर है, या फिर जो ब्रिटेन की तो महिमा का बखान ही करेंगे, उनकी तो तारीफ़ें ही करेंगे, है ना। तो इसी तरीके से ये इतिहास लेखन का हम पढ़ेंगे, इसके बारे में जानेंगे कि किस तरीके से, और इसके थोड़ा डिटेल में जाने का ट्राई करेंगे। देखो, अब जब आप आंसर लिखोगे तो ये ऐसा उपनिवेशी इतिहास लेखन करके 4-5 एरो दे के ये पॉइंट्स आपको लिखने हैं ऐसे ही, तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। उपनिवेशवादी इतिहासकार के अनुसार पैक्स ब्रिटेनिका अर्थात अंग्रेजों से प्राप्त शांति भारतीयों के लिए लाभदायक था। देखो कैसे कैसे लोग थे यार। उपनिवेशवादी इतिहासकार औपनिवेशिक शासन की वर्चस्वता एवं वैधता को स्थापित करना कहेंगे, हमने देखो वेस्टर्न जो कल्चर था ना उनकी प्रशंसा करेंगे, भारतीय संस्कृति की आलोचना करेंगे। ये जो इतिहासकार है, ये इस तरीके से इन्होंने हिस्ट्री राइटिंग लिखी है, आपका मन भी नहीं करेगा ये पढ़ने का टॉपिक, फिर भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आपके एग्जाम में आएगा 20 मार्क्स का। ये कहेंगे हमारे कल्चर बेस्ट था, ठीक है, हमारा वेस्टर्न कल्चर है ये बेस्ट है। देखो हमारे यहाँ पे आके देखो, हमारे वैल्यूज़ देखो, हमारे यहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, हमारे यहाँ पे नॉर्म्स है। आपके यहाँ पे तो बस अनपढ़ लोग हैं, आप तो पढ़े लिखे भी नहीं हो। आप ये इन्होंने एक यहाँ तक एक ऐसा स्टेटमेंट दिया था कि जो आपका ईस्ट का जो कल्चर है ना, इंडिया का कल्चर है, उसका पूरी जो नॉलेज है या फिर पूरा जो आप नॉर्म्स कहते हो या फिर आप कह दो कि जो कल्चर की वैल्यू है, वो हमारे वेस्ट की किसी भी एक कोई भी लाइब्रेरी में जाओ, उसकी किसी भी एक शेल्फ में जाओ, उसमें किसी भी एक बुक के उठा लो, उससे बहुत कम है। मतलब बुक की जो वो बुक में जो कल्चर है, उसके अंदर जो नॉलेज है, जो उसकी वैल्यू है, वो बहुत ज़्यादा है आपके इंडियन कल्चर से, आपके ईस्ट के कल्चर से। तो इन्होंने क्या किया, जो वेस्ट के कल्चर की प्रशंसा की थी, इंडिया की जो कल्चर है उसकी आलोचना की थी, और ये बताया था कि औपनिवेशिक शासन की वर्चस्वता एवं वैधता को स्थापित करना ही हमारा ऑब्वियसली एम है। अब ये देखो, आप इतिहास, जब ये हिस्ट्री राइटिंग के पेपर आप लिखोगे तो आपको हिस्टोरियन के नाम याद होने बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए मैंने थोड़े यहाँ पे हिस्टोरियन के नाम लिखे हैं। आप देखिए कि उपनिवेशवादी इतिहासकार है जेम्स मिल, माउंट स्टुअर्ट, ठीक है, और ये एफ लिस्टन, विंसेंट स्मिथ, ये सब आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ये साम्राज्यवादी देशों की प्रशंसा करेंगे, देशी जनता मतलब जो लोकल लोग हैं वहाँ के, उन्हें थोड़ा सा निम्न दृष्टि से देखेंगे, अरे ये कैसे लोग हैं, ना इनके पास पहनने का कोई तरीका है, ना इनके कोई पर्सनैलिटी है, ना ये एजुकेटेड है, इनको बात करने की तमीज़ नहीं है, ये लोग ही छोटे हैं, गरीब है। इस तरीके से ये उपनिवेशवादी इतिहासकार जो हमारे भारत की जनता है, जो हमारे लोग थे, उनको देखा करते थे, उनको ऐसे डिस्क्राइब किया करते थे। भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति पिछड़ी
होने के साथ अवरुद्ध समाज थे, मतलब ये बताते थे कि देखो ये तो इनका कल्चर तो पिछड़ा है, ये डेवलपमेंट कभी कर ही नहीं सकते हैं, ये डेवलप्ड हो ही नहीं सकते हैं। ठीक है, इनका जो विकास है, जो इनका कल्चर है, एक तरीके से स्टेगनेंट है, मतलब एक तरीके से इनका जो डेवलपमेंट होना चाहिए था वो रुक गया है, ये कहते थे उपनिवेशवादी इतिहासकार। इन्होंने कहा था ब्रिटेन की सभ्यता, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी भारत की अपेक्षा अत्यधिक उन्नत है। मैंने बताया ना, खुद का अपना इंडिया का कल्चर को ये कहेंगे बेकार है, बर्बाद है, बिल्कुल ही मतलब कुछ है ही नहीं, कल्चर नहीं है, डेवलपमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ पर, पूरी तरह से पिछड़ा हुआ है। वो तो हम आए यहाँ पर, हमने आपके ऊपर उपकार किया, आपको हमारा हमारे हमको मतलब आपको इंडिया वालों को हमें थैंक यू बोलना चाहिए, हमें गिफ्ट्स देने चाहिए, है ना। आप तो बिल्कुल ही कुछ नहीं कर रहे हो ये सब चीज़ें, आप तो हमें ही कह रहे हो कि यहाँ से निकलो, भागो यहाँ से। 18वीं शताब्दी में उपनिवेशवादी इतिहास लेखन कम होने के कारण अंग्रेजों द्वारा साम्राज्य विस्तार पर बल देना था। चार्ल्स ग्रैंट है एक, इनकी एक बुक है, उसका नाम है ऑब्जर्वेशन ऑन द स्टेट ऑफ सोसाइटी अमंग द एशियाटिक सब्जेक्ट्स ऑफ इंडिया। ये आप बुक का नाम ध्यान रखेंगे, इसको अच्छे से मतलब जब आप आंसर लिखोगे ना तो आपको हिस्टोरियन का नाम लिखने हैं, उनके बुक को मेंशन करना है, रेफरेंस देना है, तो इससे क्या होगा कि आपको थोड़ा प्लस पॉइंट मिलेगा और अच्छे मार्क्स मिलेंगे। चार्ल्स ग्रांट एवेंजेलिकल स्कूल से संबंधित थे, ईसाई धर्म के प्रचारक थे, ठीक है, और भारत में ईसाई धर्म को फैलाकर उनकी आदिम धार्मिक आस्थाओं अंधविश्वासों को दूर करना था। ठीक है, मतलब ये कहते थे, मतलब तो आप जब पढ़ोगे स्कूल तो इवेंजिल वाला है, इवेंजिकल है, और एक ओरिएंटल है, आई थिंक ये दो स्कूल हैं जिसमें आप ये वाले जो चार्ल्स ग्रांट थे इवेंजिकल स्कूल से रिलेटेड थे। ये कहते थे कि जो ईसाई धर्म है, देखो ईसाई धर्म को फैलाने के लिए भी अंग्रेजों ने बहुत सारे मिशन इंडिया भेजे थे, और ये कहते थे जब यहाँ पे ईसाई धर्म का प्रचार होगा तो यहाँ पर रोशनी का प्रचार होगा, लाइट आएगी आपके यहाँ पर। जो आपकी जो पुरानी मान्यताएं हैं, जो आप अभी तक जकड़े हुए हो अपने ट्रेडिशन में, आपके कल्चर में, जो कि अंधविश्वास से भरा हुआ है, वो सब दूर होगा और एक लाइट लेकर आएंगे कौन? ईसाई धर्म प्रचारक। आप ईसाई धर्म अपनाओ और आप रोशनी में आ जाओगे, ये कहना था उपनिवेशवादी जो इतिहासकारों का। ये एक नाम है, इनका नाम है चार्ल्स ग्रांट, इनका ये एक परसेप्शन था। 19वीं सेंचुरी के दूसरे दशक में, मतलब 19वीं शताब्दी के दूसरे दशक में, मतलब मान के चलो 1820s की बात हो रही है, अंग्रेज़ों का शासन हुआ था मजबूत। 1815 में नेपोलियन और फ्रांस पर विजय, ये चीज़ें बता रही है कि किस तरीके से ये मजबूत हुआ था अंग्रेज़ों का शासन, कि नेपोलियन के ऊपर और फ्रांस के ऊपर जो विजय पाली थी ब्रिटिशर्स ने। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की, देखो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की स्टार्ट हो गई थी 18 सेंचुरी के अंदर, 1815 में, मतलब 19 सेंचुरी में यूरोप पहले दर्जे की ताकत बनी। अच्छा, मतलब यूरोप क्या हुआ, बहुत पावरफुल हो गया। उपनिवेशवादी इतिहास लेखन उनके घमंड को दर्शाता है, जिसके अनुसार वह, ये छोड़ो, ये बीच में आई थिंक इन्होंने छोड़ दिया। ये देखो, अब हाँ देखो, जिसके अनुसार भारत जैसे पिछड़े देश पर राज्य करते थे, ये छोड़ो, ये देखो अब ये बना के आना है। कितना सुंदर है यार, मेरे को देखता हूँ इतनी मेहनत करके बच्चों के नोट्स बनाए हैं और आप पढ़ के नहीं जाते, ये बनाते नहीं हो एग्ज़ाम में, कैसे मार्क्स मिलेंगे आपको? मार्क्स चाहिए 80-90 मार्क्स और आप मेहनत नहीं करते। ये बना के आना, गारंटी लेना। ये जब आपके MHA 3 का जब आंसर कॉपी चेक होगी तो उसके ऐसे करना, आप मंगवाना अपने घर पे, ठीक है, 100 रुपीज़ फीस पे करना और वो आपके मेल पे भी आ जाएगी और ये आपको मिल जाएगी। तो आप देखना कि आपके कितने मार्क्स हुए, आपने आंसर कैसे लिखे थे, आपकी चेक कैसे हुए, तो तब देखोगे ना जब आपके फ्लो चार्ट पे उसने बढ़िया से राइट मारे होंगे, कितना खुशी मिलती है, क्या बताएं आपको। तो देखिए, उपनिवेशवादी इतिहासकारों के पूर्वाग्रह क्या थे देखते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। भारत के विकास के लिए अंग्रेजी शासन जरूरी, इन्होंने ये तो कहा ही था ना, देखो हम आए हैं तभी आपका विकास हो, हम नहीं आते तो आप तो पिछड़े होते। अभी तक मेरे को लगता है कि आप कुछ कर ही नहीं पाते, अभी आग भी जलाना नहीं सीख पाते क्या आप? मजाक कर रहे हैं यहाँ पे, चलो आगे बढ़ते हैं। जल कल्याणकारी जैसी परिकल्पना नहीं, राष्ट्रीय एकता व राष्ट्र निर्माण का तत्व नहीं। कहता है इंडिया में जब हम आए तब तो ये ऐसे आपस में लड़ झगड़ रहे थे, है ना। ये लोग तो पढ़े लिखे थे ही नहीं, नॉलेज था नहीं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी थी नहीं, और पहले से इनके तो आदत ही रही है लोगों की गुलाम
बने रहने की, हम आए हमने थोड़ा राज कर लिया तो इसमें क्या होगा, लेकिन हमने आपका डेवलपमेंट भी तो किया। बाकी जो शासक थे उन्होंने आपका कुछ नहीं किया विकास। उन्होंने ना तो आपको एजुकेशन को प्रमोट किया, ना आपके कल्चर को, आपका कल्चर तो खैर था ही नहीं, ना ही हमारे मतलब जो ईसाई धर्म है जो लाइट है लाने का प्रयास किया, ना ही आपके यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन को प्रमोट किया, ना ही यहाँ पे कंस्ट्रक्शन को प्रमोट किया, ना यहाँ पे आपके रेलवे लेके आए, ना आपके रोड का डेवलपमेंट किया। हम ये सब लेके आए हैं और आप हमें ही हमेशा से बिल्कुल इज्जत नहीं देते हो। तो कहते हैं कि ये मानना था उपनिवेशवादी इतिहासकारों का एजम्पशन में था कि राष्ट्रीय एकता मतलब नेशनल यूनिटी और जो आप नेशनल बिल्डिंग के जो एलिमेंट्स होते हैं वो सब तो पहले ही नहीं थे। और कहा कि इनकी रीति रिवाज परंपरा बाहर से आई। इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी का भाव कि इंडियंस में कभी भी इनोवेशन नहीं था, कभी भी क्रिएटिविटी थी नहीं, भेड़ चाल थी, जो देखते थे वही उसको कॉपी करते थे। और तो हम थे ब्रिटिशर्स जो हमने ये सब क्रिएटिविटी का एलिमेंट लेगा, अरे क्रिएटिविटी कैसे होगी जब पढ़े लिखे ही नहीं हो आप, ये सब कहते थे उपनिवेशवादी। अब इन्हें पता नहीं है कि गूगल का सीईओ कौन है। हाँ चलो छोड़ो। ऐतिहासिक दृष्टि, अब तो पीएम भी बन गया है ब्रिटिश का, इंडियन ओरिजिन का, ऋषि सुनक। ऐतिहासिक दृष्टि से भारतीयों में राजनीतिक प्रशासन, आर्थिक दृष्टि एवं क्षमताओं का अभाव एवं केवल अध्यात्म का ज्ञान। कहते हैं ये जो इंडियंस है ना, इनमें क्रिएटिविटी नहीं है, इनमें इनोवेशन नहीं है, इनको पता नहीं कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है, कैसे पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन या इकोनॉमी को कैसे प्रमोट किया जाता है। इन सब की जो कैपेसिटी है, जो कैपेबिलिटीज़ है, ये इंडियंस में नहीं है। इन्हें पता नहीं है कि हमारे यहाँ पे चाणक्य ने अर्थशास्त्र कब बना दिया था, कब बना के छोड़ दिया था। उसमें हमारे पॉलिटिकल सिस्टम, इकोनॉमी के बारे में बहुत अच्छे से सारी चीज़ें लिखी गई थी और वैसे एडमिनिस्ट्रेशन होता था पहले के टाइम पीरियड में। और ये हमें आज आकर, जितने सालों बाद आकर हमें ज्ञान दे रहे हैं कि ना तो इंडियंस को पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन को कोई ज्ञान था, ना ही इनको पता था कि इकोनॉमी को कैसे कंट्रोल किया जाता है। ये सब कहते हैं बस इंडिया वाले अध्यात्म, बस भगवान राम नाम, या फिर आप मानो कि बस अध्यात्म। अध्यात्म मतलब कि आप कैसे अपने गॉड से जुड़े हुए हो, ठीक है, इसी के ऊपर बात करते थे, इन्हीं का ज्ञान था। अरे हैं हम प्राउड हैं हम अपने रिलीजन पे, क्या बात करते हो। अध्यात्म का ज्ञान हर किसी को नहीं हो पाता है। भारत की जनता शासन संचालन एवं लोकतंत्र के काबिल नहीं तथा बाहरी आक्रमण से युद्ध खुद की रक्षा नहीं कर सकते थे। तो कि ये जो उपनिवेशवादी इतिहासकार थे वो हमारे धर्म के ऊपर बात करते थे। हम तो बड़े प्राउड थे अपने धर्म पे, हम मानते हैं कि हम हिंदू हैं, या फिर जो लोग अलग अलग धर्म के थे वो मानते थे कि हम ये हमारा धर्म ये है, हम इस पे प्राउड है। और लेकिन ये सब एलिमेंट इनके पास नहीं था। तो अब ये सब यही बात लेके घूमते फिरते रहते थे कि देखो इनको कोई नॉलेज नहीं है, इनको कोई एडमिनिस्ट्रेशन का नहीं पता, इनको कोई पॉलिटिकल सिस्टम का नहीं पता, ना ही इकोनॉमी का पता है, इनका डायमेंशन ही क्लियर नहीं है। अब ये तो बस अपने भक्ति में रहते हैं। और ना ही यहाँ की जनता है, इनको पता है कि डेमोक्रेसी क्या होती है, लोकतंत्र क्या होता है, ठीक है। ये तो बस हमेशा से खुद के, अगर इसके ऊपर कोई अटैक भी कर दे इंडिया पे आके, बाहरी आक्रमण भी कर दे, तो खुद की रक्षा नहीं कर सकते हैं। ये कैपेबल ही नहीं है आपकी खुद की रक्षा करने के लिए। ये सब उपनिवेशवादी इतिहासकारों के पूर्वाग्रह हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये सारी बातें मैं नहीं कह रहा, ये सिर्फ उपनिवेशवादी इतिहासकारों के पूर्वाग्रह हैं, अजम्पशंस हैं, ठीक है, इनके परसेप्शंस हैं। और इस ऐतिहासिक तथ्यों को गलत तरीके से पेश कर किया इन्होंने। भारत क्षेत्र एवं धर्म के आधार पर, भारत क्षेत्र को धर्म के आधार पर इन्होंने विभाजित किया। उसी आधार पर लिखा, इन्होंने बोला कि भाई साहब देखो, पहले वाला टाइम पीरियड था एनिशियंट टाइम पीरियड, हिंदू काल था, ठीक है, और मेडाइवल टाइम पीरियड था वो मुस्लिम वाला था, और जो फाइनली मॉडर्न इंडिया आ गया वो ब्रिटिश काल। इस बेस पे इन्होंने इंडिया को डिवाइड किया था। पूर्व के अन्य देशों की तरह तानाशाहों बादशाहों द्वारा शासन किया जाना भारत की नीति आदत। यही बता रहे हैं कि देखो ईस्ट की कंट्रीज़ की आदत ही रही है, इंडिया भी ईस्ट में ही आता है, तो उन्होंने कहा कि इनकी तो आदत ही रही है कि इनके ऊपर कोई ना कोई आए, कोई ना कोई कंट्रोल करे। इनको खुद को तो कोई आता नहीं है, कोई ये नॉलेज नहीं है, कोई क्रिएटिविटी नहीं है, इनको कुछ ज्ञान ही नहीं है समाज का, अर्थव्यवस्था का, राजनीति का। जब तक कोई आकर इनके ऊपर नियंत्रण स्थापित नहीं करता है, जब तक कोई आकर इनके सिस्टम को कोई कंट्रोल नहीं करता है, तो मेंटेन नहीं करता है, तो ये खुद का, इन्हें लोकतंत्र का ही नहीं पता, ये खुद को संचालित ही नहीं कर सकते हैं। ये बस दूसरों के भरोसे बैठे रहते हैं। इनको ना तो कुछ
ज्ञान है, ना ही इनमें कुछ नवाचार है, ना ही कोई क्रिएटिविटी है। ये हम आए हैं तो ये नहीं आए हैं तो ये चल रहे हैं, इनका थोड़ा विकास हुआ। अगर हम नहीं आते तो ये तो बिल्कुल ही अपनी ज़िंदगी में तरक्की नहीं कर पाते। भारत के विकास के लिए अंग्रेजी शासन ज़रूरी है, ठीक है। जल कल्याणकारी जैसी परिकल्पना के ऊपर ये बात कम करते हैं। इन्होंने बस यही कहा कि आप में ना तो यूनिटी का एलिमेंट है, ना ही आपके यहाँ पे नेशनल बिल्डिंग का एलिमेंट है। आप तो हमेशा ट्रेडिशन, अपने जो पिछड़े हुई जो रीतियाँ हैं उसके ऊपर फोकस करते हो। आपको पता ही नहीं है कि आज के समाज में औद्योगिक क्रांति आ गई है और कितना विकास किया जा रहा है। ये सब इनके परसेप्शंस वगैरह थे, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया एक बुक है जो लिखी है जेम्स मिल ने। इन्होंने इसमें बताया कि प्राचीन मध्य युगीन भारत तथा अंग्रेजी राज पर चर्चा की गई। ये किताब हैलीबरी स्थित ईस्ट इंडिया के कॉलेज में ट्रेनिंग प्राप्त करने वाले ब्रिटिश इंडियन सिविल सर्विसेज के जो ऑफिसर्स थे उनके लिए एक सिलेबस का पार्ट बन गया था। भारत में कभी न आकर भारत के विषय में सेकेंडरी सोर्स के आधार पर बुक लिखी गई थी। इसमें भारत में रहने वाले लोगों के प्रति पूर्वाग्रह व्यक्त किया गया था। इसलिए इसकी विश्वसनीयता वस्तुनिष्ठता पर संदेह किया जाता है। मिल दार्शनिक जेरमी बेथम के द्वारा प्रेरित उपयोगितावाद के प्रभावशाली राजनीतिक एवं आर्थिक स्कूल से संबंधित है। अब इसमें आप पता नहीं कितना समझ में आया। अब मैं एक बात बताता हूँ आपको बहुत ही ईजिली कि क्या लिखा गया। जेम्स मिल एक हिस्टोरियन था, इतिहासकार था। इसने एक बुक लिखी हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इसमें भारत को इसने डिस्क्राइब किया कि भाई साहब एनिशिएंट टाइम वाला हिंदू वाला काल था, मेडाइवल वाला मध्यकाल वाला था, वहाँ पे मुस्लिम जो शासक थे, और मॉडर्न वाले में अंग्रेजी शासन था, ठीक है। और इसने ये बुक लिखा है, ये सब जो भारत के आधार पर जो इसने बुक लिखी है उसमें जो सारी चीज़ें हैं, ये इसने क्या किया है कि कभी इंडिया आया ही नहीं है। सबसे मज़े की बात बताता हूँ आपको, इंडिया का भी आया नहीं है। इसने सेकेंडरी सोर्सेज का यूज़ किया। यहाँ पे लिखा है ना द्वितीयक जो स्रोत के आधार पर, ये देखो द्वितीयक स्रोत अंग्रेजी पुस्तक के आधार पर। द्वितीय स्रोत मतलब पता क्या होता है? देखो सोर्सेस, स्रोत होते हैं दो प्रकार के, प्राथमिक और द्वितीयक। मतलब सोर्सेस दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी सोर्स एंड सेकेंडरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स वो सोर्सेस होते हैं, अगर आपने स्टैटिक्स पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जो जिस बेस पर, मतलब जो इंसान क्या करता है, किसी चीज़ के ऊपर बुक लिखता है या कोई मतलब ऑब्वियसली अब मेरे को कुछ पब्लिश करना, कोई टॉपिक है तो मैं उसके बारे में अब डिस्कवरी करूँगा, उसके से रिलेटेड फैक्ट्स देखूँगा, उससे रिलेटेड वहाँ पर जाके मैं फिज़िकली प्रेजेंट होकर उस चीज़ का स्टडी करूँगा। और मैं जब फैक्ट्स खुद लिख रहा हूँ, खुद जांच कर रहा हूँ और वो सारे इवेंट्स को मैं स्टडी कर रहा हूँ, तो मैंने उसको लिखा। अब ये प्राइमरी सोर्स है। इसमें ट्रस्ट वर्दी, या फिर इसमें आप कहो कि ये ज़्यादा ट्रस्ट वर्दी है, ये ज़्यादा ही मतलब रिलायबल है, आप इसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं क्योंकि ये मैंने डायरेक्ट रूप से किया है। सेकेंडरी सोर्स वो होता है जब किसी भी बंदे ने कोई बुक लिखी हो, भले अब मुझे नहीं पता कि उसने किस तरीके से लिखा है, अपने एजम्पशंस के बेस पे लिखा है या उसमें कितनी बातें सही है, 60% बातें सही है, 40% रॉन्ग है, उस बेस पर मैंने जाकर लिख दिया। मतलब जो प्राइमरी सोर्स के बेस पर जब लिखा जाता है, जो कि पता भी नहीं कि प्राइमरी सोर्स में जो हिस्टोरियन है उसने कितना एजम्पशन किया, कितना उसने चीज़ें अपने से खुद ऐड ऑन किया, तो वो होता है सेकेंडरी सोर्स। तो सेकेंडरी सोर्स के आधार पर मतलब इन्होंने खुद ने कुछ नहीं किया था रिसर्च वगैरह, बस अलग अलग जगह से चीज़ें को स्टडी करके इसने लिखा था। कभी इंडिया आया नहीं था लेकिन इंडिया के बारे में बुक लिखा जा रहा है। अब देखो आप समझ लो कि किस तरीके की बुक होगी। तो ये सारी चीज़ें हैं, ऑब्जेक्टिविटी, ट्रस्ट वर्दी, ये सारी चीज़ें हैं ना। अब आगे बढ़ते हैं। माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन भारत में एक प्रशासनिक अधिकारी थे। उन्होंने, इनके पास इतिहास लेखन हेतु पर्याप्त साधन थे और इन्होंने क्या लिखी, कुछ बुक लिखी। इसका नाम है हिस्ट्री ऑफ इंडिया, हिस्ट्री ऑफ हिंदू एंड मॉडर्न इंडिया, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश पावर इन द ईस्ट। ये दो बुक लिखी थी माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन ने। इनके लेखन से प्रभावित होकर भारतीय इतिहासकार में हिंदू एवं मुस्लिम शासनकाल के बजाय प्राचीन एवं मध्यकाल नामकरण को बढ़ावा मिला। उपनिवेशवादी इतिहास लेखक जे टेलबॉय व्हीलर द्वारा एक बुक लिखी गई है हिस्ट्री ऑफ इंडिया, सर्वे ऑफ इंडिया अंडर ब्रिटिश रूल। देखो ये सारी बुक का नाम मैं जानबूझ के इधर मेंशन किया है, आप खुद तो पढ़ोगे नहीं लेकिन ये यहाँ से इतना कम से कम पढ़ो तो उतना ये हिस्टोरियन के नाम और बुक के नाम मेंशन करके आना अपने एग्ज़ाम के अंदर। विंसेंट स्मिथ भारतीय अधिकारी थे। इनकी पुस्तक, विंसेंट स्मिथ है, ये भी एक ऑफिसर हैं, देखो इंडियन ऑफिसर थे। इनकी बुक्स इंडियन यूनिवर्सिटी में चलती हैं। इन्होंने भारत की एकता एवं क्षणभंगुरता पर बल देकर कहा, यदि यहाँ मजबूत साम्राज्य सत्ता
कायम नहीं हुआ तो यहाँ पे अराजकता फैल जाएगी, देश का बंटवारा हो जाएगा। जैसे कि इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया कि प्राचीन और मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य का पतन। विंसेंट स्मिथ ने कहा भारत ब्रिटेन के हाथों में सुरक्षित है। अब यार ये हर तरीके से अपने आप मतलब हिस्टोरी राइटिंग में आप देखोगे मज़ा नहीं आएगा। हर चीज़ यही दिखा रहे हैं कि अरे अंग्रेज़ ज़रूरी है, अंग्रेज़ नहीं होगे तो तुम क्या करोगे। हमें तो पता भी नहीं कि अंग्रेज़ नहीं होते, सुबह उठना होता है, खाना खाना होता है, काम पे जाना होता है ना। हमारी इकोनॉमी कैसे चलेगी हमें पता ही नहीं है कि चीज़ें आज तक हम तो ऐसे आए हैं, पता नहीं एकदम से हमें पता ही नहीं था कि क्या पहनते हैं, कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं। जब अंग्रेज़ एकदम से आए तो हमें पता लगा अच्छा सुबह 7 बजे उठना होता है क्या? अच्छा, फिर बाद में काम करना होता है। अच्छा नहाना भी होता है अच्छा खाना भी होता है, अच्छा ऐसे करना होता है। मतलब बिल्कुल ही बेवकूफ़ समझ रखा है इन्होंने। प्राचीन और मध्यकालीन भारतीय समाज का पतन। विंसेंट स्मिथ ने कहा भारत ब्रिटेन के हाथों में सुरक्षित है तथा स्थायित्व एवं शांति के लिए ब्रिटिश सरकार अनिवार्य है। हाँ हाँ भाई ठीक है, मान ली तुम्हारी बात। ब्रिटिश सत्ता के समाप्त होने से उनके द्वारा भारत में अर्जित विकास भी समाप्त हो जाएगा। अच्छा कहते हैं कि ब्रिटेन चला जाएगा, ब्रिटिश पावर जब खत्म हो जाएगी तो मान लो कि यहाँ का जो डेवलपमेंट है वो भी चला जाएगा। स्मिथ ने भारतवासियों के राष्ट्रवादी आंदोलन एवं स्वशासन करने की संभावनाओं को महत्व नहीं दिया। अच्छा इन्होंने ट्रस्ट ही नहीं किया कि ये यहाँ के जो नेशनल मूवमेंट है या फिर ये खुद कहते हैं ना जो सेल्फ रूल करेंगे, है ना। हम सेल्फ रूल होम रूल की बात करते थे, खुद की जो स्वराज की बात करते थे, उनके ऊपर इन्होंने कभी मतलब इनकी संभावनाओं पर भी ध्यान नहीं दिया। ये तो ट्रस्ट तो छोड़ो, इन्होंने सोचा कि ऐसा कुछ हो भी सकता है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। जब जो पिछले 100 साल पहले जब हम आए थे, 200 साल पहले आए थे, इन्हें पता नहीं था कि क्या। छोड़ो यार मैं क्या बोलूँ। एडवर्ड थॉमसन एक और हिस्टोरियन क्या सॉरी एक धार्मिक प्रचारक थे। ये जीटी गैरेट प्रशासनिक अधिकारी थे। इन्होंने 11 साल भारत में नौकरी की थी, मतलब थॉमसन साहब ने और गैरेट साहब ने। और ये लेबर पार्टी से रिलेटेड थे। इनकी बुक है राइज एंड फुलफिलमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इन्होंने एक उदारवादी दृष्टिकोण अपनाया है। इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आकांक्षाओं को अभिव्यक्ति प्रदान की, मतलब जो हमारे इच्छाएं थी, जो हमारी आकांक्षाएं थी, उनको इन्होंने क्या क्या एक्सप्रेस किया है। उपनिवेशवादी इतिहासकार के अनुसार भारत का विकास अवरुद्ध हो चुका था एवं अंग्रेजों के पैक्स ब्रिटेनिका का अनुसरण करके प्रगति संभव था। अब ये जो मैं नोट्स ये बना रहा हूँ ना, आप ये चाहे तो लिख लेना या फिर आप इसकी स्क्रीनशॉट लेके बाद में आराम से लिख लेना। बस अभी एक बार सुन लो इस सारे लेक्चर को, याद हो जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। ऐतिहासिक आख्यानों में भारत के अंग्रेजी शासकों और साम्राज्य निर्माताओं की वीरता, नायकता व महानता की किंवदंती के रूप में प्रस्तुत किया गया है। फिर एरिक स्टोक्स के अनुसार भारत में नायक के रूप में अंग्रेज हैं, जबकि देश की जनता की उपेक्षा की गई है। उपनिवेशवादी इतिहास लेखन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की आलोचना हुई है क्योंकि अंग्रेजों के कार्य में बाधा देते थे। न्याय देखो, इनके द्वारा आधुनिक भारत का विकास संभव है कैसे? न्याय का कानून बना के, रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग, सोशल अगर आप इक्वालिटी स्थापित करो इस बेस पे। इतिहास लेखन में उपनिवेशवादी स्कूल के बौद्धिक तत्व है बेंथमवादी, सामाजिक डार्विनवाद, ये सारी चीज़ें। देखो बेंथमवादी क्या कहते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। ब्रिटेन की भूमिका एक ऐसे अभिभावक की होनी चाहिए, मतलब ब्रिटेन की भूमिका एक ऐसे फादर या पेरेंट या गार्डियन के रूप में होनी चाहिए जिसमें उसके पिछड़े शिक्षे अच्छा को भी परवरिश संभव हो। बिल्कुल बिल्कुल सर। भारत के लोग उनसे नीचे हैं, अच्छा ये सामाजिक डार्विनवाद का है। तथा ठहरी हुई सभ्यता के शिकार हैं। अच्छा मतलब हमारी जो सभ्यता रुक चुकी है, इतने सालों से रुकी हुई है। अगर अंग्रेज नहीं आते ना तो हमारी सभ्यता वापस से चल ही नहीं पाती। इन्होंने आके यहाँ पे फ्यूल भरा हमारी सभ्यता के अंदर, सिविलाइजेशन के अंदर, कल्चर के अंदर। जब एकदम से आए, हम तो वेट कर रहे थे भाई साहब 2000 सालों से कि कब आप आओगे, हमारी गाड़ी के अंदर पेट्रोल डालोगे और हम चलेंगे। समझ रहे हो बात को? समझ रहे हो? बिल्कुल समझ रहे होंगे। अब ये सब उपनिवेशवादी इतिहासकार पढ़ोगे तो ऐसे ही मज़ा आएगा आपको कि ये बिल्कुल भारतीयों को, इंडियंस को बिल्कुल इन्होंने ऐसा दिखाया कि हम तो बिल्कुल कैपेबल थे ही नहीं, कभी भी नहीं थे। चलो ये पढ़ते हैं। सामाजिक डार्विनवाद में कहते हैं कि भारत के लोग उनसे नीचे हैं। अरे पढ़ के ही खून खोल रहा है यार, मन नहीं कर रहा, लेकिन चलो पढ़ते हैं। तथा ठहरी हुई सभ्यता के शिकार हैं। डार्विन के नीतिवाद का ये अवश्य भावी प्रभाव है, इसमें कुछ नहीं किया जा सकता। अच्छा कुछ कर ही नहीं सकते, चलो छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। हर्बर्ट स्पेंसर, इसमें यूरोपीय उत्कर्ष की एक विकासात्मक योजना प्रस्तुत किया गया है। तुलनात्मक विधि का यूज़ किया गया है। उच्च यूरोपीय स्तर का मापदंड स्थापित किया गया है। विभिन्न देशों एवं संस्कृतियों में विकास के अंतर को स्पष्ट करना। फिर जेम्स स्टीफन, जंगलीपन एवं बर्बरता बनाम ब्रिटिश युद्धकारी सभ्यता। अच्छा हम जंगलीपन वाले थे, हम बर्बर वाले थे, मतलब हम जंगली भी थे, हम बर्बर भी थे, हमारी कल्चर भी नहीं था, हमारी जो सिविलाइजेशन की गाड़ी थी उसके अंदर पेट्रोल भी नहीं था। समझ रहे हो बात को?
और बाद में ये भी सोचो कि ये हम तो उनसे नीचे भी थे। ये अलग अलग लोग क्या क्या कह क्या रहे हैं, सुनो। हम उनसे नीचे भी थे, हमारी गाड़ी में पेट्रोल भी नहीं था सिविलाइजेशन की, सभ्यता की, संस्कृति की। और ये हमारे है ना पेरेंट्स थे ना, गार्डियन थे, जो आके, हम पिछड़े हुए शिष्य थे, हम उनके स्टूडेंट थे, बिल्कुल ही जो नालायक टाइप के थे। और उन्होंने कहा अरे कोई बात नहीं, हम आपके गार्डियन हैं, हम आपको लाइट में लाएंगे, आपको सुधारेंगे, आपकी कल्चर के जो गाड़ी है सिविलाइजेशन गाड़ी, उसमें पेट्रोल डालेंगे और आपकी गाड़ी चलेगी इस तरीके से। ठीक है सर, आगे बताओ आपने क्या कहा। थॉमस मुनरो साहब एंड चार्ल्स ट्रेवलियन साहब, उन्होंने भारतीय जनता के प्रति सहानुभूति प्रकट की है। अरे क्या बात कर रहे हो, हम नहीं मान रहे। जिससे ये सिद्ध हुआ कि सभी इतिहासकार भारत विरोधी नहीं है। चलो ठीक है, मान लेते हैं इस बात को। उपनिवेशवादी इतिहास लेखन से जब भारतीय परिचित हुए, तो इस समय के इतिहास लिखने से ये छोड़ 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 जेम्स मिल स्मिथ की पुस्तकों से भारत के इतिहास के साथ यूरोप और इंग्लैंड का इतिहास भी पढ़ा गया। स्वतंत्रता, अरे ये क्या सब होता है यार, ये तो मतलब नए नए वर्सन दिख रहे हैं मेरे को इस लेक्चर में। आज़ादी, अच्छा, प्रजातंत्र, सफलता जैसे विचारों का बीजारोपण हुआ। मतलब हमें पता लगा कि भाई लिबर्टी नाम की भी चीज़ होती है, इंडिपेंडेंस होती है, डेमोक्रेसी होती है, सक्सेस, क्या बात है। उपनिवेशवादी इतिहासकारों के प्रति आलोचनात्मक भावना, मैग्ना कार्टा, ग्लोरियस रिवॉल्यूशन, अमेरिकी आज़ादी की लड़ाई, मेजनी एवं गैरिबाल्डी का संघर्ष, ये सब चीज़ें देखो, जब अच्छी अच्छी चीज़ें भी हुई हमारे साथ, ऐसी बात नहीं आने वाले टाइम पीरियड में। विकास का पथ समझना, मतलब हमें पता लगेगा अच्छा ये इस रोड से जाएंगे तो हमें डेवलपमेंट मिलेगा, तो तब प्रवीण एवं प्रशिक्षित इतिहासकार, ये सारी चीज़ें हैं। देखो जब उपनिवेशवादी इतिहास लिखने से जब भारतीय, जब पता लगा ना, इंडिया को पता लगा यार यार ये उपनिवेशवादी इतिहासकार ये करते हैं, तो उन्होंने कहा चल हम भी हिस्ट्री राइटिंग लिखते हैं। अब भारतीय को इतिहास, भारतीयों ने खुद ने अपने अपने हाथ में इतिहास मतलब लिखना स्टार्ट किया। मतलब अब भारतीय लिखेंगे तब देखो इसी तरीके से लिखेंगे कि बिल्कुल ही अच्छी तरीके से लिखेंगे कि अरे यार ये लोग तो हमें बेवकूफ़ समझ रहे, इतने सालों से बना रहे अपनी हिस्ट्री राइटिंग से, अब तुम समझो मेरी बात को। हम बराबर नहीं हैं, हम किसी के नीचे नहीं है, हमारी कोई गाड़ी में जो है जो सिविलाइजेशन इसमें पेट्रोल ख़त्म नहीं हुआ है, और ना ही हमारे जो संस्कृति है दूसरों से क्या है नीचे वाले स्तर की है, या हम बर्बर टाइप के जंगली लोग हैं, या हमें पता नहीं कि हमारे नॉर्म्स क्या है, वैल्यूज़ क्या है। हम वो लोग हैं जिसे स्वतंत्रता का ज्ञान है, हम वो लोग हैं जिसे आज़ादी, प्रजातंत्र और सफलता जैसे विचार हमारे खून में है। और ये सारी बातें इन्होंने कहा कि देखो जब इस टाइम पीरियड पे जो ग्लोरियस रिवॉल्यूशन चल रहा है, अमेरिका वाले भी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, मेजनी ने संघर्ष किया, गैरिबाल्डी ने संघर्ष किया। आप समझो कि ये रोड है डेवलपमेंट की, ये एक मीडियम है। आप इस तरीके से चीज़ों को अपनाओगे अपनी ज़िंदगी में, ये सारी चीज़ें करोगे, डॉट्स को कनेक्ट करके चलोगे, अब आज़ादी कैसे मिलेगी। लड़के लोग आज़ादी, संघर्ष करके लोग आज़ादी, अहिंसा का माध्यम अपनाओ, अलग अलग चीज़ें हैं। इन्होंने क्या किया, जो भारतीय इतिहासकार हैं उन्होंने बहुत ही अच्छी राह दिखाई, बहुत ही सारी चीज़ें बढ़िया तरीके से समझाई और हिस्ट्री राइटिंग किया। तो ये चीज़ें जो हमारे इतिहास में हुई है वो ये सच में है जो भारतीय इतिहासकारों ने लिखा है। और ये जो उपनिवेशवादी इतिहासकार है ये तो पहले से ब्रिटिश ऑफिसर थे, ये तो इसी तरीके से हमारे इतिहास को लिखा गया, इसी तरह इतिहास को समझाया गया, इसी तरह इतिहास को फ्रेम किया गया कि हम सिर्फ पिछड़े हुए लोग थे, हम गरीब लोग थे, हमारे कोई संस्कृति नहीं थी, हमारी कोई सभ्यता नहीं थी। अगर अंग्रेज भारत में नहीं आते तो हमें पता ही नहीं रहता कि किस तरीके से रहा जाता है, क्या वैल्यूज़ होती है, क्या नॉर्म्स होती है, क्या मतलब हमारे यहाँ पे नेशनल इंटीग्रिटी के एलिमेंट नहीं थे, हमारे यहाँ नेशनल बिल्डिंग के एलिमेंट नहीं थे, हमारे यहाँ में कोई इनोवेशन नहीं था, कोई क्रिएटिविटी नहीं थी, और हमें डेमोक्रेसी के बारे में नहीं पता था। अब देखो जितना भी सब कुछ नेगेटिव आप बोलोगे ना, ये सब उपनिवेशवादी इतिहास लेखक ने बताया। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और कुछ हिस्टोरियन के नाम आपको मेंशन करना है, जेम्स मिल, माउंट स्टुअर्ट, एफ लिस्टन, विंसेंट स्मिथ, ये सब आपको ध्यान में रखना है। और ये वाला आपको क्या करना है, पाई चार्ट अपने, फ्लो चार्ट अपने आंसर में लिखना है। फिर से एक बार ये फ्लो चार्ट को बता दूं, भारत के विकास के लिए अंग्रेजी शासन जरूरी, ये उपनिवेशवादी इतिहासकारों का पूर्वाग्रह था। जल कल्याणकारी जैसी परिकल्पना नहीं थी, राष्ट्रीय एकता में राष्ट्र निर्माण के तत्व नहीं थे, इनकी रीति रिवाज परंपरा बाहर बाहर से आई थी, इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी का इनके अंदर अभाव था, ऐतिहासिक दृष्टि से भारतीय राजनीतिक प्रशासन, आर्थिक दृष्टि एवं क्षमताओं का अभाव था, इनको नहीं पता था, ये इनको सिर्फ केवल अध्यात्म का ज्ञान था। मतलब ना तो इन्हें पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में पता था, ना एडमिनिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है, ना कैसे इकोनॉमी को संचालित किया जाता है, इसके बारे में इंडियंस को कभी नहीं पता था। भारत की जनता थी वो शासन संचालन मतलब कि एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड या डेमोक्रेसी के काबिल ही नहीं थी, और ये खुद की जो रक्षा नहीं कर सकते थे बाहरी आक्रमण से। मतलब संप्रभु का एलिमेंट, सोवरेनिटी जैसे एलिमेंट इंडिया के अंदर नहीं था। ऐतिहासिक तथ्यों को इन्होंने गलत तरीके से
पेश किया था। भारत क्षेत्र एवं धर्म के आधार पर विभाजित था और उसी आधार पर लेखन किया गया। मतलब मैंने आपको बताया जेम्स मिल ने लिखा गया, क्या लिखा है उन्होंने कि हिंदू काल, मुस्लिम काल और अंग्रेजी शासन काल के आधार पर इन्होंने भारत के इतिहास को लिखा है। और जो वो उन्होंने भारत के बारे में चीज़ें लिखी है, लेकिन वो कभी भारत आए नहीं, वो आए नहीं। इन्होंने दूसरे तथ्यों का जो द्वितीयक स्रोत है या सेकेंडरी सोर्सेज है उसका यूज़ करके हिस्ट्री राइटिंग किया, इसलिए उसकी जो ट्रस्ट जो वो वर्दी है वो बिल्कुल नहीं रहती है, उसके ऊपर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हो बिल्कुल भी। उन्होंने अपने अजम्पशंस का पूरी तरीके से यूज़ किया है। और इतिहास लेखन में जब आप अजम्पशन मतलब अनुमान को लेकर आते हो तो आप वहाँ पर त्रुटि होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, मतलब वहाँ पर एरर होता है। वो इतिहास के तथ्य जो हिस्ट्री के फैक्ट्स है उसको तोड़ मरोड़ कर अपने हिसाब से आप हिस्ट्री राइटिंग में यूज़ करते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। पूर्व के अन्य देशों की तरह तानाशाह बादशाह द्वारा शासन किया जाना भारत की आदत रही है, नियति रही है, ये सारी चीज़ें इन्होंने कहा। देखो बुक्स के नाम भी आपको थोड़ा ध्यान में रखने हैं, ये सारी चीज़ें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था, मैंने आपको समझाने का ट्राई किया। उपनिवेशवादी इतिहास लेखन क्या करते थे, साम्राज्य निर्माण पर बल देते थे, अंग्रेजी शासन को न्यायोचित ठहराते थे, भारतीय समाज एवं संस्कृति की आलोचना करते थे, अपमान करते थे, भारत को जीतने वालों की प्रशंसा करते थे और विचारात्मकता चेतना का अभाव था। और ये चीज़ें और ध्यान रखना। ये देखो जो फ्लो चार्ट मैंने आपको बनाई है वो तो सेम एज इट इज़ बनाकर आ जाना, कुछ याद ना आए तो भी ये बना देना, कुछ याद ना आए तो याद रखना कि जो मैंने आपको एक बड़ा ही सरकास्टिक वे में समझाने का ट्राई किया इस लेक्चर को, कि हमें तो कुछ भी नॉलेज नहीं था। मतलब जो सारी नेगेटिव बातें हैं वो सिर्फ और सिर्फ उपनिवेशवादी इतिहासकार के द्वारा लिखा गया है। उपनिवेशवादी इतिहासकार कौन थे, जो ब्रिटिश ऑफिसर थे, ब्रिटिश अधिकारी थे, अंग्रेजी अधिकारी थे, उन्होंने इतिहास लेखन किया था। अब जो ऑब्वियसली जो अंग्रेजी अधिकारी अंग्रेजी सरकार के अधीन थे तो वो अपनी सरकार की तो क्या करेंगे, तारीफ करेंगे, और भारत की संस्कृति सभ्यता का क्या करेंगे, उसे आलोचना करेंगे। इन्होंने कहा था औपनिवेशिक शासन की वर्चस्वता एवं वैधता को स्थापित करना उनका जो उद्देश्य था। पश्चिमी संस्कृति के मूल्यों की प्रशंसा की थी, भारतीय संस्कृति की आलोचना की थी। इन्होंने कहा था कि जो ईस्ट का कल्चर है, भारत का कल्चर है, भारत की संस्कृति, हमारे पश्चिम की किसी भी बुक आदेश में हमारे पश्चिम में आओ, वहाँ पर किसी भी लाइब्रेरी में जाओ, उसकी किसी भी एक बुक शेल्फ खोलो, उसमें कोई भी एक बुक उठाओ, उसके बराबर है आपके ईस्ट का कल्चर, आपके ईस्ट के वैल्यूज़, आपके ईस्ट के नॉर्म्स, ठीक है। ये सब बातें कही गई उपनिवेशवादी इतिहास लेखन। देखो ये मैंने ट्राई किया समझाने का, आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको करना क्या है, इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखना है एटलीस्ट एक बार, और जब एग्ज़ाम में जाने से पहले आप इस वीडियो को एक बार अपने कानों में ईयरफोन्स को लगाना, बढ़िया से सुनना, ठीक है। और दूसरी बात आपको एक चीज़ और करनी है, फ्लो चार्ट का यूज़ करना है। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइएगा कि कैसे आपको लगा लेक्चर। अगर आपको नोट्स बाय करने हैं तो आप बाय कर सकते हो, मेल कर सकते हो मुझे limbaclasses7@gmail.com पे, limbaclasses7@gmail.com। और आप बताइएगा आपको और कौन सी टॉपिक पे वीडियो चाहिए। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।